आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के प्रीवियस ईयर 2025 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 2025 का क्वेश्चन पेपर है। 2025 का पहला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है बैरकपुर, बी है अवध, सी है बिठूर और डी है जगदीशपुर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है जगदीशपुर। कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर बिहार के भोजपुर जिले में स्थित है और कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और अदर ऑप्शंस में देखिए दिया है, ऑप्शन ए में दिया है बैरकपुर। तो यहाँ से मंगल पांडे ने क्रांति किया था। सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत 1857 की यहीं से शुरू हुई थी। और बी है अवध, अवध को लखनऊ भी कहते हैं, यहाँ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। और सी है बिठूर, बिठूर यह नाना साहब का केंद्र था, यहाँ से उन्होंने विद्रोह किया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, वही नाना साहब फिर से आ गया। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा है, नाना साहब के दत्तक पुत्र थे। ऑप्शन ए है बाजीराव, बी है तात्या टोपे, सी है शिवाजी और डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है बाजीराव। बाजीराव नाना साहब के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र उसे कहते हैं जो गोद लिया गया रहता है, जो सगा नहीं होता है अपना पुत्र, वो गोद लेके उसको पुत्र के समान मानते हैं, तो वो बाजीराव थे। और बी ऑप्शन में दिया है यहाँ पे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे जो नाना साहब के सेनापति थे, पूछता है ये भी प्रश्न, तो ये सेनापति थे। और रानी लक्ष्मीबाई को आप जानते ही हैं, जो ऑप्शन डी में दिया है, ये झांसी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, बी है एनी बेसेंट, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है ज्योतिबा फूले। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में 1873 में इसकी स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की। तो सन याद रखिएगा 1873 और महाराष्ट्र में। अदर ऑप्शंस में ऑप्शन ए में दिया है राजा राममोहन राय, तो इनसे याद रखिएगा कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बी में है एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। और सी है दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, योजना आयोग नीति आयोग कब बना? तो योजना आयोग नीति आयोग 2015 में बना। तो इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर है। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है कानपुर, बी है प्रयागराज, सी गौतम बुद्ध नगर और डी है वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर या नोएडा, इसी को नोएडा भी कहते हैं, यानी नोएडा को ही गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। और ये जो यहाँ की साक्षरता लगभग 80.12% है, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशतता में पढ़े लिखे लोग गौतम बुद्ध के हैं, साक्षर जो हैं। और दूसरे नंबर पे कानपुर जिला आता है साक्षरता में। और बी है प्रयागराज, यानी प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। और डी है वाराणसी। वाराणसी से आप याद रखिएगा कि वाराणसी साड़ियाँ जो होती है ना, ये विश्व प्रसिद्ध साड़ियाँ होती हैं, बहुत फेमस होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, चारकूला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, बी है पूर्वांचल, सी है अवध और डी है ब्रजभूमि। यानी लोक नृत्य किसे कहते हैं? जो एक क्षेत्र विशेष में किया जाने वाला नृत्य जो होता है वो लोक नृत्य कहलाता है, वो ना उसी क्षेत्र में केवल किया जाता है। तो इसके बाद जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है ब्रजभूमि। ये जो चारकूला जो है ना, ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। अब अदर ऑप्शंस में जो दिया है इसमें आप याद रखिएगा बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य होता है ख्याल और पाईडंडा याद रखिएगा। और पूर्वांचल का लोक नृत्य धोबिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। तो इसका ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है सचिंद्र सान्याल और सी है राजगुरु, डी है सुखदेव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है सचिंद्र सान्याल। जो बंदी जीवन जो ये पुस्तक था इसके लेखक सचिंद्र सान्याल थे। उस समय जब भी क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ चल रही थी, तो जो लेखक थे अपनी कृतियों के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते थे क्रांति फैलाने का, मतलब वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, लोगों को प्रेरित करते थे कि वो क्रांति करें। और जो कवि थे अपने कविताओं के माध्यम से, तो जो जैसे कर सकता था उस समय लोगों को वो क्रांति करने के लिए प्रेरित करता था। तो इन्होंने ना इस अपने बंदी जीवन पुस्तक के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया। इसलिए इनके जो ये पुस्तक था बंदी जीवन, इसको क्रांतिकारियों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, ये भी पूछता है प्रश्न। और अदर ऑप्शंस में देखिए ए में दिया है भगत सिंह। तो भगत सिंह ने एक लेख लिखा था
जिसका जो शीर्षक था वाई आई एम एन अथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये भी प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है मौसम, बी है जलवायु, सी है ऋतु और डी है मानसून। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है जलवायु। जलवायु जो होता है किसी भी स्थान का लंबे समय यानी 30 से 40 वर्षों तक का मौसम और ऋतुओं का जो पैटर्न होता है उसी को जलवायु कहते हैं। ऑप्शन ए में है मौसम। मौसम वो वायुमंडल की स्थिति होती है जो बहुत क्षणिक परिवर्तन करती रहती है, बहुत कम समय में परिवर्तन हो जाता है इसमें। सी में है ऋतु। तो ऋतु किसे कहते हैं, तो यह मौसम के दौरान जो मौसम में जो क्रमिक परिवर्तन होता रहता है उसी को ऋतु कहते हैं। क्रमिक परिवर्तन जो होता है ना समय के साथ, तो उसको ऋतु कहते हैं। और डी है मानसून। तो मानसून जो होता है ये वह हवाएं होती हैं जो मौसम के साथ अपनी दिशा बदल देती हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा इसके साथ साथ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, माउंट एवरेस्ट स्थित है। ऑप्शन ए है नेपाल हिमालय में, बी है कश्मीर हिमालय में, सी है कुमायूं हिमालय में, डी है असम हिमालय में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है नेपाल हिमालय में स्थित है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको अलग एक नाम से जाना जाता है, सागर माथा। याद रखिएगा, वहाँ माउंट एवरेस्ट नहीं कहते हैं, वहाँ सागर माथा कहते हैं इसको। और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। इतना आप यहाँ से याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट से। और बी है कश्मीर हिमालय। जो कश्मीर हिमालय है यह सतलज और सिंधु नदियों के बीच का जो हिमालय है उसको कहते हैं। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है या फिर जो सबसे प्रमुख चोटी K2 आस्टीन है, याद रखिएगा। और ये इंडिया में है। बाकी सारे जो हिमालय दिया है ये सब इंडिया में ही है। और सी है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच का यह स्थान है। यहाँ की सबसे जो प्रमुख चोटी है कुमायूं हिमालय की वो नंदा देवी है। और डी है असम हिमालय। इसे आप याद रखिएगा, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का ये हिमालय है, उसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और दिहांग जो होता है ब्रह्मपुत्र नदी होती है, उसी को अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही। बाद में फिर से उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन ये अरुणाचल में केवल उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसलिए है ये कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का जो स्थान है उसको असम हिमालय कहते हैं। ये सब आप याद रखिएगा, क्योंकि जब प्रश्न बदलेगा ना तो इनसे प्रश्न बन जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 10, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए है आगरा को, बी है मेरठ को, सी है लखनऊ को या फिर डी है कानपुर को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है कानपुर को। कानपुर को मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र के मिले हैं, यानी सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का निर्माण यहीं से होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। जब भारत का पूछेगा तो आप अहमदाबाद वहाँ दिया रहेगा, अहमदाबाद। और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का कानपुर, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उद्योग धंधे हैं। और ए है आगरा। आगरा से आप याद रखिएगा, यहाँ पे चमड़ा उद्योग और पेठे के लिए जाना जाता है। आगरा का पेठा सुना है आपने, तो ये फेमस है इसके लिए। और बी है मेरठ। मेरठ इसे कैंची नगरी कहा जाता है और खेल के सामान के लिए भी जाना जाता है इसको। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेल के बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं। और सी है लखनऊ। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। और ये एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस होता है लखनऊ, चिकन करी कपड़े के लिए। जो चिकन करी जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के कपड़े होते हैं और कॉटन से ही उस पर कढ़ाई किया गया रहता है, उसका वर्क दिया रहता है। काफ़ी देखने में भी सुंदर होता है और पहनने में भी काफ़ी आरामदायक होता है। कुर्ता और सूट वगैरह, लेडीज सूट, ये सब चिकन करी कपड़े से यहाँ का बहुत फेमस है लखनऊ का, तो याद रखिएगा इससे। इसके बाद है प्रश्न क्या 11, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है। ऑप्शन ए है झारखंड में, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिम बंगाल और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र है। अदर ऑप्शन में ऑप्शन ए है, देखिए झारखंड। यहाँ पे झरिया और बोकारो पूछ सकता है क्वेश्चन देके कि कहाँ पे है, तो याद रखिएगा झारखंड में जो सबसे फेमस है झरिया और बोकारो जैसे कोयला क्षेत्र हैं। और उड़ीसा में तलचर ऐसे होता है, तलचर जो कोयला क्षेत्र है यहाँ का फेमस है। और डी में दिया है छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे कोरबा कोयला क्षेत्र बहुत फेमस है, कोरबा याद रखिएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। तो उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1951 में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर है। ऑप्शन ए में दिया है 1950। 1950 से आप याद रखिएगा कि 1950 में ही संविधान लागू हुआ था। और सी है 1952। तो 1952 में क्या हुआ था कि आम चुनाव हुए थे, स्वतंत्रता के बाद जो आम चुनाव 1952 से शुरू हुए थे। और डी है 1954। 1954 से आप याद रखिएगा इसी समय ना भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी।
इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, देश बंधु कहे जाते थे। ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का नाम CR दास के लिखा हुआ ये भी आता है। तो चित्तरंजन दास को भक्ति के नाम से जाना जाता था, इनको कहा जाता था। और ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनकी महान देशभक्ति थी देश के प्रति, यानी देश के प्रति प्रेम था, इसलिए इनको देश बंधु कहा जाने लगा। और देश बंधु का अर्थ क्या होता है? देश बंधु मतलब देश का मित्र, हिंदी में इसको देश का मित्र कहते हैं। और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने। ये भी प्रश्न पूछता है, बी से याद रखिएगा आप, यानी सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सी है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। और डी है भगत सिंह। तो भगत सिंह को आप जानते ही हैं, बहुत कम उम्र में फांसी चढ़ गए और ये इन्हें शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, इनके फांसी चढ़ने की कम उम्र में की वजह से ही। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14 है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। ओबरा, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है मध्य प्रदेश और डी है दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और लगा हुआ है। और बी है पंजाब। पंजाब से आप याद रखिएगा ना, यहाँ पे भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना है। और सी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? यहाँ पे विंध्याचल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश में। और डी है दिल्ली। दिल्ली में विद्युत उत्पन्न किया जाता है बदरपुर और राजघाट में, याद रखिएगा बदरपुर और राजघाट दिल्ली में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है गोविंद वल्लभ पंत और डी है सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ए है ऑप्शन में, देखिए BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ये पहले कानून मंत्री थे और संविधान का निर्माता इनको कहा जाता है। और सी है गोविंद वल्लभ पंत, तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और बाद में भारत के गृह मंत्री भी बने। और डी से यानी सी राजगोपालाचारी से आप याद रखिएगा इनको, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद है 2023 का क्वेश्चन पेपर। 2023 का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज, बी है ब्रह्म समाज, सी है हरिजन समाज और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और कब की थी? 1867 में और मुंबई में की थी। और इनके साथ ना आत्माराम पांडुरंग के गोविंद रानाडे भी थे। गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बी है ब्रह्म समाज। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हरिजन समाज महात्मा गांधी, हरिजन सेवक संघ के नाम से इसको जानते हैं, इनको महात्मा गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए इसकी स्थापना की थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है गांधी जी, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है पटामी सीतारमैया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा आज़ाद हिंद फौज को प्रेरित करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए दिया था। और इन्होंने एक और नारा दिया था, जय हिंद का नारा दिया था, ये भी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, दिल्ली चलो का नारा, दोनों याद रखिएगा। और बी है महात्मा गांधी, महात्मा यानी गांधी जी से आप करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था। और बाल गंगाधर तिलक सी है, तो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इतना याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना, ये सी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें देखिए ऑप्शन में किसमें दिया है, बी में दिया है ना, बाल गंगाधर तिलक। तो यही सही आंसर होगा। ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस भी आया है ऊपर ही, इसके पहले वाले में इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो का नारा, और जय हिंद या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारा इन्होंने दिया था। सी है बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन लाल वाल पाल में के वो हैं, पाल वाले जो है ना, तो वो ये बिपिन चंद्र पाल वहाँ से। और डी है लाला लाजपत राय होगा ना, यहाँ पे आ की मात्रा रहेगा, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 1950 में होलकर राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है ग्वालियर, बी है आगरा, सी है इंदौर और डी है मैसूर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है इंदौर। इंदौर जो होलकर राज्य की राजधानी थी,
1950 से पूर्व। और होलकर आप क्या समझ रहे हैं होलकर से? होलकर एक राजवंश का नाम है और इसकी स्थापना, होलकर राजवंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी, याद रखिएगा। और ऑप्शन ए में है ग्वालियर, तो ग्वालियर या सिंधिया राजवंश का शासन था यहाँ पे। और बी में है आगरा, आगरा इससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ से आप याद रखिएगा, आगरा से ना चमड़ा उद्योग और आगरा का पेठा यहाँ का फेमस है। और डी है मैसूर, मैसूर है हैदर अली और टीपू सुल्तान का शासन था यहाँ पे। अब जितना मैं एक्स्ट्रा जो फैक्ट बता रहा हूँ इसको आप अगर याद रखते हैं तो आपका ना एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये बहुविकल्पी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप ये सब याद रखते हैं। तो इसके बाद है प्रश्न क्या 20, टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन ए है जमशेदपुर, बी है नागपुर, सी है सोनभद्र और डी है भिलाई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है जमशेदपुर। जमशेदपुर जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेद नगर नाम पड़ा। और ये क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये सबसे पहले स्टील प्लांट यहीं पे लगा था ये झारखंड में स्थित है जमशेदपुर। बी है नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, इसको संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है। और डी है भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ पे भी बड़े बड़े स्टील प्लांट है। इसके बाद है प्रश्न क्या 21, नौरौरा प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है जल विद्युत केंद्र, बी है ताप विद्युत केंद्र, सी है परमाणु विद्युत केंद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है परमाणु विद्युत केंद्र। नौरौरा जो है बुलंदशहर में, यूपी के बुलंदशहर में स्थित है। अब यहाँ पे परमाणु विद्युत केंद्र है। और बी है ऑप्शन में, बी में दिया है ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत जैसे कि ओबरा और सिंगरौली, अभी ओबरा आया था ना ऊपर, यूपी में ही है तो हमने पढ़ा था। तो ओबरा और सिंगरौली जैसे कोयले से बिजली बनाया जाता है उसको ताप विद्युत, इन टेम्परेचर दे के ताप दे करके विद्युत बनाया जाता है केंद्र, उसको कहते हैं ताप विद्युत केंद्र, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 22, भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है गोंडा, बी है मिर्ज़ापुर, सी है बस्ती, डी है बलिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है बलिया। बलिया ये यूपी का एक ज़िला है, यहाँ पे ही भृगु मंदिर स्थित है। और बलिया को बागियों का ज़िला कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रांतिकारी यहीं से बिलोंग करते थे। यानी जो मंगल पांडे थे वो यहीं के रहने वाले थे जिन्होंने सबसे पहले क्रांति की थी 1857 में। और बी है मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर से आप याद रखिएगा विंध्याचल मंदिर मिर्ज़ापुर में स्थित है, ये भी प्रश्न पूछता है। इसके बाद है प्रश्न क्या 23, देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है सहारनपुर, बी है बाराबंकी, सी है बहराइच और डी है लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है बाराबंकी। बाराबंकी में देवा शरीफ स्थित है और यहाँ पे सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह है और यहाँ पे देवा शरीफ का मेला लगता है। यह कौमी एकता का एक प्रतीक है। और बहराइच से याद रखेंगे, सी ऑप्शन में दिया है, यहाँ सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह स्थित है। और डी है, जब भी लखनऊ आएगा ना तो लखनऊ से आप याद रखिएगा ये नवाबों का शहर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बेगम हजरत महल यहीं से नेतृत्व किया था। इतना। और चिकन करी एक है ना, चिकन करी के कपड़े यहाँ के फेमस है, कॉटन की जो कढ़ाई की गई रहती है, तो ये आप याद रखिएगा लखनऊ से। इसके बाद है प्रश्न क्या 24, चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन ए है गोरखपुर में, बी है लखनऊ में, सी है कानपुर में और डी है जौनपुर में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है गोरखपुर में। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में ये कांड हुआ था और इसमें हुआ था कि एक पुलिस चौकी को चारों तरफ से लोगों ने बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जल के राख हो गए। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि वहाँ पे गोरखपुर के पास बहुत सारे लोग गोरखपुर में महिलाएं और पुरुष शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, यानी धरने पे बैठे हुए थे और पुलिस वालों ने उन पे गोली चला दी, जिससे लोग आग बबूले हो गए और पुलिस चौकी को ही जला दिया। और बी है लखनऊ, लखनऊ से याद रखिएगा वही जो मैंने ऊपर आपको बताया। और सी है कानपुर, कानपुर ये इसको दलहन का अनुसंधान केंद्र कानपुर में है और कानपुर को उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्या 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है उमेश चंद्र बनर्जी, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है उमेश चंद्र बनर्जी। और जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था और उसके पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी किया था और 1885 में किया था, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 26, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था, याद रखिएगा 1939 में। और
ऑप्शन ए में दिया है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इनको लोक नायक कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और सी है ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनके पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा। सी है डी है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है? तो 18 मंडलों में। इसका जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर है। और उत्तर प्रदेश में जिले याद रखिएगा 75 जिले हैं और 18 मंडल। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है इसमें बीरबल साहनी, बी है जगदीश चंद्र बसु, सी है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और डी है अरविंद खुराना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और इन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली विशेष रूप से जो गेहूं के पौधों की शुरुआत की, जिसे कृषि में क्रांति आई, इसीलिए इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है बीरबल साहनी। बीरबल साहनी एक प्रसिद्ध भारतीय पुरावनस्पति शास्त्री थे, इनको याद रखिए। बी है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने पौधों में सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता को बताया था। इंग्लिश में एक चैप्टर है ना जगदीश चंद्र बसु, इंग्लिश में 9th में है कि 10th में है, हमको लग रहा है 9th में है। उसमें उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए और उन्होंने बताया कि पौधों को भी मारने पे उनको चोट लगता है, पौधे रोते हैं और उनको भी संगीत के प्रति उनको भी प्रेम होता है। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया था ना कि एक घर के सामने एक पौधा था और एक तरफ संगीत बजता था और एक तरफ एक घर में दूसरे घर में लड़ाई होती थी, तो पौधा ना उधर झुक गया जिधर संगीत बजता था, मधुर संगीत बजता था। तो इस तरह से एग्जांपल दे के उन्होंने बताया है और कि पौधों में भी सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है, उनको भी चोट लगता है, उनके पौधे, उनके जो पत्ते होते हैं तोड़ने पे वो रोते हैं, उनको काटने पे उन्हें दर्द होता है, ये सब बताया था। और डी है हरगोविंद खुराना। तो इन्होंने आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड के लिए की व्याख्या के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। हरित क्रांति का जनक पूछा था तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए है बांदा, बी है ललितपुर, सी है कौशाम्बी और डी है प्रयागराज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है ललितपुर। ललितपुर में भी जो यूरेनियम का सीमित भंडार ही पाया जाता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे सीमित भंडार है। और ए है बांदा। बांदा से आप याद रखिएगा, यहाँ मुख्य रूप से हीरा और बॉक्साइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। और डी है प्रयागराज। प्रयागराज से आप याद रखेंगे, यहाँ पे ग्लास सैंड यानी कांच बालू पाया जाता है। और प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 30, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? ऑप्शन ए है आगरा, बी है अलीगढ़, सी है बिजनौर और डी है हरदोई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है बिजनौर। बिजनौर में बुक्सा जनजाति निवास करती है और इसको वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में भोक्सा कहा जाता है, भोक्सा। और ये भी बिजनौर के मुख्य रूप से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है, बुक्सा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 31 जो कि 2022 का पहला क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है महात्मा ज्योतिबा फुले, बी है रामकृष्ण परमहंस, सी है आत्माराम पांडुरंग और डी है कबीरदास को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है आत्माराम पांडुरंग। तो इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और ए है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा राय फुले अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना, सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और बी है रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की। इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर है। और साइमन कमीशन आया कब था? तो 1928 में आया था, जो सी में दिया हुआ है। आया था 1928 में और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1930 में, और उसमें भारी विरोध हुआ था। 1928 में जब आया था ना, तो उसी समय ना साइमन कमीशन गो बैक का जो नारा लगा, उसी में अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज करवा दिया। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी उसी लाठी के मार से। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ऑप्शन ए है पोर्ट ब्लेयर, बी है सिलवासा
और सी है दमन और डी है कवरत्ती। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है मथुरा, सी है भदोही और डी है कानपुर। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का कानपुर को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिले हैं और यहाँ पे उद्योग धंधे हैं सूती वस्त्र के। लखनऊ से नवाबों का शहर, बेगम हजरत महल, उत्तर प्रदेश की राजधानी, चिकन करी के कपड़े, ये सब आप इसे याद रखिएगा। सी में दिया है भदोही। भदोही इसे कारपेट सिटी या कालीन नगरी कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कालीन के काम होते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, हेमेटाइट का संबंध खनिज से है। ऑप्शन ए है बॉक्साइट से, बी है लौह अयस्क से, सी है सोना से और डी है तांबा से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है लौह अयस्क से। जो हेमेटाइट होता है ये अयस्क है लोहे का। अयस्क किसे कहते हैं? वह स्थिति होती है वो उस तत्व की जो अशुद्ध रूप होता है, जिसको प्राप्त किया जाता है प्रकृति से और उसको शुद्ध करके लोहा धातु, जैसे हेमेटाइट है, हेमेटाइट अशुद्ध रूप है, इससे इसको शुद्ध करके लोहा प्राप्त किया जाता है। और लोहे का मुख्य रूप से जो अयस्क होता है हेमेटाइट होता है और मैग्नेटाइट होता है, याद रखिएगा। और ए है बॉक्साइट। ये बॉक्साइट है, ये खनिज, ये अयस्क का नाम है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अयस्क मतलब अशुद्ध रूप। और सी है सोना है ना, ऑप्शन में दिया है सी सोना। तो सोना जो मुख्य रूप से जो होता है बहुत कम अशुद्धि के साथ स्वतंत्र रूप से शुद्ध रूप में ही लगभग पाया जाता है। और डी है तांबा से। तो तांबा ये तत्व है, धातु है और इसका जो अयस्क होता है उसको मैलाकाइट, याद रखिएगा, एक अयस्क का नाम मैलाकाइट। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, बी है मथुरा, सी है बनारस और डी है लखनऊ। तो इसका जो ऑप्शन बी है मथुरा, यही सही ऑप्शन है, आंसर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल एक ही ऑयल रिफाइनरी है ही, यानी जो तेल शोधन केंद्र है उत्तर प्रदेश में एक ही है, वो मथुरा में है, ये याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और ये कब चुने गए थे याद है आपको? 11 दिसंबर 1946 को। और इसके पहले 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन जो कि सी में दिया हुआ है। तो ये 2 दिन के लिए बने थे, उसके बाद फिर से 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इतना भी याद रखिएगा। और बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, और इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। ऑप्शन ए है नहरों द्वारा, बी है कुओं द्वारा, सी है नलकूपों द्वारा और डी है उपयुक्त सभी द्वारा। यानी इसका जो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी द्वारा। जहाँ नहर की सुविधा है वहाँ नहर के द्वारा, जहाँ कुआं की सुविधा है यानी कुएँ हैं कुओं के द्वारा, नलकूप सभी के द्वारा की जाती है सिंचाई। लेकिन और जो सबसे ज़्यादा पूछेगा ना, तो इसका जो ऑप्शन सी सही होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा, और बाकी और जो सिर्फ की जाती पूछा यहाँ पे है ना, तो यहाँ तो उपयुक्त सभी आंसर होगा डी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए है बांदा, बी है महोबा, सी है झांसी और डी है प्रयागराज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है बांदा। यहाँ पे ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग है, वहीं पे मेला लगता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रयागराज। तो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है और माघ का मेला लगता है, और माघ मेला गोरखपुर में भी लगता है, याद रखिएगा, और प्रयागराज में भी। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए है असम, बी है राजस्थान, सी है केरल और डी है झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है असम। असम जो है ये डिगबोई तेल क्षेत्र यहीं पे स्थित है असम में, और ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र खोजा गया था वो असम के ये डिगबोई तेल क्षेत्र है, याद रखिएगा। और राजस्थान है ना ऑप्शन बी में, तो राजस्थान यहाँ मंगला तेल क्षेत्र प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पे है मंगला। और डी में दिया है झारखंड। झारखंड में मुख्य रूप से कोयला का उत्पादन होता है, वहाँ से कोयला निकाला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो इसके लिए हम लोग पढ़ा था ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, 18 मंडल में, ऑप्शन डी सही आंसर है। और जिले उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल है। इसके बाद प्रश्न संख्या 42, चारकुला
प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, बी है ब्रज क्षेत्र और सी है पूर्वांचल और डी है अवध। तो इसका जो सही आंसर है चारकुला का ब्रज क्षेत्र ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पढ़ा था ऊपर हम लोगों ने, तो इसका जो बी सही आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन में अवध को लखनऊ ही कहते हैं और सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे क्योंकि आपका समय खराब नहीं होगा और मैंने ऊपर डिटेल में इसको बता दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 43, उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है कानपुर, सी है फतेहपुर और डी है कौशाम्बी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है प्रयागराज। तो ऊपर मैंने बताई आपको कि उत्तर प्रदेश में माघ मेला हर वर्ष ना जनवरी फरवरी में संगम के तट पर लगता है, प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में ये माघ मेला। इसके बाद है प्रश्न संख्या 44, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? किस राज्य में? जिला में पहले पूछा रहा था ना वो यूपी के, तो वहाँ पे हमने टिक किया था गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे राज्य पूछा है तो केरल। इसका जो ऑप्शन सी है केरल, यही सही आंसर है। ये केरल ना 2011 की जनगणना के अनुसार 94% यहाँ का साक्षरता दर था, लेकिन अभी ना 100% हो गया है साक्षरता दर केरल में, अभी वर्तमान समय में 100% हो गया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 45, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र किस प्रदेश में स्थित है? इसका ऑप्शन ए है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है कर्नाटक। कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। ए है गुजरात, गुजरात में काकरापार है, काकरापार गुजरात में, और तमिलनाडु में कुडमकुलम और कलपक्कम, कुडमकुलम और कलपक्कम, ये सब याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 46 जो कि 2021 का पहला क्वेश्चन है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन ए है जॉन निकोलसन ने, बी है हडसन, सी है कैम्बलिन और डी है हैवलॉक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है हडसन ने। हडसन ने 1800, ये कब की बात है? 1857 की, जब 1857 का विद्रोह हुआ था मेरठ से। तो जब विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचा तो वहाँ पे बहादुर शाह जफर को ज़बरदस्ती नेतृत्वकर्ता के रूप में घोषित कर दिया, और उस वहाँ का दिल्ली का जो विद्रोह का जो को दबाया वो हडसन ने दबाया। तो उसने ही इनको गिरफ्तार कर लिया और इनके दोनों बेटों को इनके सामने गोली मार दी गई और इनके पत्नी को रंगून जेल भेज दिया गया, और वहाँ पे बीमारी के कारण दोनों लोगों का वहाँ पे मृत्यु हो गया। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि दिल्ली के विद्रोह को किसने दबाया? तो हडसन ने दबाया, और दिल्ली में गिरफ्तार किया था तो दिल्ली में यही थे बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह, तो इनको वहाँ से गिरफ्तार किया था हडसन ने, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 47, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है झांसी में, बी है ग्वालियर में, सी है कानपुर और डी है वाराणसी में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है ग्वालियर में। ग्वालियर में देखिए समाधि उसे कहते हैं जहाँ पे मृत्यु होती है, जहाँ दाह संस्कार किया जाता है, वहीं पे समाधि बनाया जाता है अक्सर। तो झांसी की रानी को जो वीर गति को प्राप्त ग्वालियर में हुई थी। आपने कहानी पढ़ा है ना, एक स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक चौड़ी नाली थी और इनके घोड़े का नाम था चेतक, और ये चेतक ना इस नाली को पार करने से मना कर दिया क्योंकि बेचारे को पहले से गोली लगी हुई थी, वो घायल हो गया था एकदम, और इस नाले को पार नहीं किया, जिससे कि अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई को गोली मार दिया। पहले गोली मारा और फिर तलवार से वार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गई। बड़ी निर्मम हत्या की थी उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के, इसीलिए तो उनको वीरांगना कहा जाता है। और देखिए, और अदर ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है झांसी। झांसी में इन्होंने शासन किया था। रानी लक्ष्मीबाई का जो शादी हुआ था ना झांसी में हुआ था, और यहीं इनका किला है और यहीं से इन्होंने शासन किया था। और ऑप्शन सी में है कानपुर, इनका बचपन बीता था कानपुर में, और डी है वाराणसी, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इतना सब चीज़ रानी लक्ष्मीबाई से याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 48, 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, बी है महादेव गोविंद रानाडे, और सी है केशव चंद्र, और डी है डी.के. कर्वे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है डी.के. कर्वे। और ये विडो होम है ना, हिंदी में इसको कहते हैं विधवा आश्रम, यानी विधवाओं के लिए शिक्षा और उनके जीवन में सुधार के लिए इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की थी 1899 में, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 49, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए है लाहौर में, बी है मुंबई, सी है प्रयागराज और डी है जयपुर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है मुंबई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की नींव रखी मुंबई में, और बाद में चल के लाहौर में उन्होंने उसका प्रमुख केंद्र बनाया लाहौर में।
ताकि उसका जो स्थापना मुंबई में किया था, केंद्र बनाया था लाहौर में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 51, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी है लाला हरदयाल, सी है ऑप्शन राजा महेंद्र प्रताप और डी है बरकतुल्लाह। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। याद रखिएगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और 1913। और ऑप्शन ए में दिया है श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ये भी पूछता है प्रश्न, इंडिया हाउस और लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 52, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, बी है महात्मा गांधी, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है अरविंद घोष। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हिंद स्वराज एक पुस्तक है, इन्होंने जहाज़ पे यात्रा के दौरान लिखी थी, जहाज़ पे ही। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी, और सी है ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने, इनका भी एक पुस्तक आप याद रखिएगा, गीता रहस्य, जो ये भी बहुत फेमस है। गीता रहस्य नामक पुस्तक की लेखक बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 53, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, बी है अशफाक उल्ला खां, सी है मनमथ नाथ और डी है राजेंद्र लाहिड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है मनमथ नाथ। जो काकोरी कांड हुआ था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जो ऑप्शन ए में दिया है, और अशफाक उल्ला खान बी में दिया है, और डी है राजेंद्र लाहिड़ी ने, इन तीनों को फांसी हो गई थी। और मनमथ नाथ जो, इनको फांसी नहीं दी, इनको भी ये बचे नहीं थे, इनको भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, इनको उम्र कैद हो गया था, बाकी इन तीनों को फांसी हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 54, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसका उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता और संविधान सभा के गठन पर चर्चा करना। और ऑप्शन ए में दिया है 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। याद रखिएगा, जब क्रिप्स मिशन पूछेगा तो 1942, और जब कैबिनेट मिशन पूछेगा तो 1946। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 55, काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोयला को, बी है जली लकड़ी को, सी है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, और डी है लोहा को। तो इसका जो आप गेस कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है? ज़्यादातर लोग कोयला को टिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सी है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, इसको कहा जाता है काला सोना, क्योंकि इसकी महत्ता ज़्यादा होती है। और कोयला को भी, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, लेकिन इसको काला हीरा कहा जाता है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है, इसलिए इसको काला हीरा कहा जाता है। और पेट्रोलियम इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 56, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कानपुर को, बी है अहमदाबाद को, सी है मुंबई को, और डी है कोयम्बटूर को। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है अहमदाबाद को। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और भारत का जब पूछेगा पूरे इंडिया का तो अहमदाबाद हो जाएगा। यहाँ पे भी सूती वस्त्र उद्योग है बहुत सारे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 57, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्य में जब साक्षरता का क्रम देखा जाएगा तो 29वें स्थान पे आता है। इसका जो आंसर डी है, यही सही आंसर है, 29वें स्थान पे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 58, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमालय, बी है अरावली, सी है पश्चिमी घाट और डी है सतपुड़ा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है अरावली। अरावली जो है सबसे पुरानी है, आप हिमालय नहीं टिक कीजिएगा। हिमालय जो है न्यू फोल्ड माउंटेन है, यानी नवीन वलित पर्वत जिसे कहते हैं ना, वो है। और अरावली सबसे पुराना है। हालांकि ये पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सबसे पुराने श्रृंखलाओं में से एक में आता है ये, और भारत की सबसे प्राचीन अरावली है, भारत में सबसे प्राचीन आएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 59, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? यानी कितने वर्ष के बच्चों को कुपोषण मापा जाता है, स्तर मापने के लिए उसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर ए है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे। तो कुपोषण का जो स्तर मापा जाता है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं। और बाल मृत्यु दर जो होता है वो भी, अगर जो पूछेगा ना कि बाल मृत्यु दर या बाल जन्म दर, ये सब 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को लिया जाता है इन सब आंकड़ों के लिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 60, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है?
तो इसका ऑप्शन ए दिया है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, बी है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, और सी है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, और डी है कृषि सुधार को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। देखिए लैंगिक समानता से क्या समझते हैं, जिसमें स्त्री या पुरुष को भेद न किया जाता है उसको लैंगिक समानता। सशक्तिकरण का मतलब उनकी स्थिति को सुधारने के लिए तरह तरह के प्रयास करना। ये काम जो मुख्य रूप से यूनिफेम का है। और यूनिफेम का फुल फॉर्म क्या होता है आप बताइए। यूनिफेम का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। और ऑप्शन ए में दिया है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना। ये मुख्य रूप से जो स्वास्थ्य सुविधाओं को जो बढ़ावा देता है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें कि आता है WHO और यूनिसेफ। WHO जो यूनिसेफ होता है विशेष रूप से बच्चों के लिए होता है, और WHO सभी प्रकार के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करता है। बी है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा UNEP होता है, संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय UNEP। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और डी में दिया है कृषि सुधार को बढ़ावा देना। कृषि सुधार को बढ़ावा देने के लिए FAO होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब आप याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 61 जो कि 2020 का पहला क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है, यानी सत्यार्थ प्रकाश किन की रचना है। ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती का, कि बी है रामकृष्ण परमहंस का, कि सी है स्वामी विवेकानंद का, कि डी है ऑप्शन राजा राम मोहन राय का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती का, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 62 जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया। तो इसका ऑप्शन ए है साइमन, बी है जनरल डायर, सी है लॉर्ड डफरिन, और डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है जनरल डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया, इसने ही आदेश दिया। और अमृतसर में 13 अप्रैल ये बहुत फेमस है, पूछता है बहुत ज़्यादा, 1919 को कुछ लोग इकट्ठे हुए थे एक ऊंची बाउंड्री के अंदर। तो बस एक ही रास्ता था उसमें। तो जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, और ये डोर पे ही दरवाजे पे भी खड़ा होकर के, और सभी को निहत्थे लोग थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, हथियार वगैरह नहीं थे, सबको मार दिया। कुछ लोग कुएं में कूदे, कुएं भर गया, लोग कूदने से उनको भी मृत्यु हो गई। तो जनरल डायर ने करवाया, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 63 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ किया गया। तो 1942 में। इसका जो आंसर सी है ऑप्शन सी है, यही सही आंसर है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। और किसके नेतृत्व में, और जो पूछेगा तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 64 उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। इसका ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है आगरा, सी है वाराणसी, और डी है मेरठ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है प्रयागराज। पहले इलाहाबाद नाम था प्रयागराज। प्रयागराज में उच्च न्यायालय स्थित है, और इसका एक खंडपीठ जो है लखनऊ में स्थित है। लेकिन जब भी उच्च न्यायालय का नाम आएगा ना तो प्रयागराज ही मुख्य रूप से उसका जो मेन ब्रांच है वो प्रयागराज में है। उसका एक खंडपीठ बस है लखनऊ में, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 65 उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना ये। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 66 अशोक चक्र में तिलियां हैं। तो अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर है। 24 तिलियां जो होती है ना झंडे में, भारतीय झंडे में, ये 24 तिलियां जो होंगी ये 24 घंटे को दिखाती हैं। और ये अशोक चक्र है ये प्रगति को दिखाता है। और ये हमेशा इसका जो रेशियो रहता है इसके आकार का 3 संबंध है 2 का रहता है, यानी इसकी लंबाई 3 रहेगी तो इसकी चौड़ाई 2 रहेगी। ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये एक निश्चित उसका अनुपात होता है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। 3 संबंध 2, तो 24 तिलियां याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 67 प्रदूषण के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, बी है ध्वनि प्रदूषण, सी है जल प्रदूषण, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर है, उपयुक्त सभी। ये तो सभी प्रदूषण ही है। वायु में प्रदूषण वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, जल में प्रदूषण जल प्रदूषण। इसके बाद है प्रश्न संख्या 68 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था। तो हिंदुस्तान से एच है और रिपब्लिक से आर और ए से एसोसिएशन ए, यानी HRA का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, और सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है राजगुरु। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल। जो HRA का गठन यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 3 लोगों ने मिलकर किया था, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, जिसमें अगर जो कोई भी देगा तो वही आंसर होगा। तो यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल दिया है ना, तो यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 69 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था।
तो लखनऊ में किसने किया था, बताया था मैंने आपको। देखिए इसमें ऑप्शन ए है वाजिद अली शाह, बी है तात्या टोपे, सी है नाना साहब और डी है बेगम हजरत महल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। इनका एक छोटा लड़का था, अभी एज में कम था, यानी 11-12 साल का था, जिसका नाम था बिरजिस कद्र या काद्र भी लिखा मिलता है, बिरजिस कद्र या काद्र। तो उसको इन्होंने नवाब बनाया और खुद ही वहाँ से उसका नेतृत्व किया, यानी उस क्रांति का नेतृत्व खुद किया, लेकिन नवाब कहने के लिए नवाब इनका लड़का था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 70, मनरेगा योजना किस सन लागू की गई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है 2005 में। तो यहाँ लागू पूछा है ना, तो वैसे लागू 2006 में हुआ था, पारित हुआ था 2005 में और लागू हुआ था 2006 में। तो यहाँ पे 2006 तो दिया नहीं है, तो इसीलिए यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 71, करघा लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है महोबा का, बी है मिर्ज़ापुर का, सी है ब्रज का या डी है सोनभद्र का। तो 71 का ऑप्शन डी सही आंसर है, सोनभद्र का। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 72, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है पश्चिम बंगाल और डी है केरल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है बिहार। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व मतलब स्पेस के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार उस क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 73, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। तो 3 संबंधित 2, इसका जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल उसे कहते हैं जिसको तुरंत धन के लिए उसका फसल को उगाया जाता है, तुरंत बेच करके उससे रुपए प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसमें से नहीं पूछा हुआ है, तो जो गलत होगा देखिए ऑप्शन ए है चाय, बी है कपास, सी है गेहूँ और डी है गन्ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है गेहूँ। गेहूँ ये खाद्यान्न फसल है, और जो चाय है, कपास है, ये गन्ना है, ये तो घर में अगर जो कोई भी किसान इसकी फसल को उगा रहा है तो घर में रखेगा नहीं, इसको तो बेचेगा ही पैसे के लिए। तो यही है, ये नकदी फसल है, कपास, गन्ना और चाय, और जो गेहूं है ये खाद्यान्न फसल है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 75, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, 5 फरवरी 1922 को। तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था, लेकिन आपको कई सारे एग्जाम में 5 फरवरी ही दिया रहता है, तो वही सही मान लेते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 76, जो कि 2019 का पहला क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है 31 मई 1857। जो तिथि निश्चित की गई थी कि पूरे भारत में एक साथ क्रांति किया जाएगा 31 मई को, लेकिन वो शुरू हो गई 10 मई को ही। ये भी एक असफलता का, 1857 के क्रांति के असफलता का एक प्रमुख कारणों में से ये भी है कि पहले ही शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों को तो पता ही, कई सारे क्षेत्रों में पता ही नहीं था कि हाँ ये शुरू हो गया। बाद में धीरे धीरे जब लोग जानते गए, उनको पता चलने लगा, तो वहाँ से वो क्रांति करने लग गए। और इसका जो सही नेतृत्व करता कोई बचा नहीं, पहले ही नेताओं को उन्होंने, अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। कई सारे कारण थे जिससे असफल हो गया, लेकिन जो तिथि निश्चित की गई थी 31 मई को और शुरू हो गई 10 ही मई को। तो यहाँ पे पूछा था, प्रश्न पूछा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई, तो 31 मई होगा, 10 मई यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे 31 मई होगा। वो तो पुराना वाला ही पूछा है ना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 77, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन ए दिया है देवेंद्र नाथ टैगोर, बी है केशव चंद्र सेन, सी है राजा राम मोहन राय और डी है महादेव गोविंद रानडे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय। इसके बाद है प्रश्न संख्या 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है भूमेश चंद्र बनर्जी, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, और बम्बई अधिवेशन में भूमेश चंद्र बनर्जी ने ही किया। प्रथम 2 अध्यक्ष थे ये भूमेश चंद्र बनर्जी थे, और इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी, और प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 79, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ऑप्शन ए है गोरखपुर में, बी है लखनऊ में, सी है कानपुर में और डी है जौनपुर में। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसका आंसर ए सही आंसर है गोरखपुर में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 80, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 81 है,
धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 82, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बीरबल साहनी, बी है जगदीश चंद्र बसु, सी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डी है हरगोविंद खुराना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 83, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो 18 मंडल में। इसका जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर है और 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल गर्मी में बोया जाता है और सर्दी में काटा जाता है। तो चना, सरसों, मटर ये सब रबी की फसल है और जो मूंग है ये खरीफ की फसल है। इसका जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर है। अब सारे क्वेश्चन रिपीट होने लग गए, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 85, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो ब्रजभूमि, ब्रिज लिखा है ना, यह गलत लिखा है, मिस टाइप हो गया है, ये ब्रजभूमि होगा। इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 86, कहेगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कर्नाटक में। इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 87, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 5 जून को, बी है 16 सितंबर, सी है 22 मार्च और डी है 6 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और बी है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा साथ में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 88, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रिपीटेड क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 89, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यही सबसे लंबा है। सबसे पहले इसके पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 था, लेकिन अब ये इसी के अंतर्गत आ जाता है, 44 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। इसमें ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी नेशनल हाईवे NH1। तो NH जो 1 है ये दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। और बी है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ये जो है इसको अब ना 2 को NH19 के नाम से जाना जाता है, NH19 यानी NH19 के नाम से अब ये जाना जाता है। पहले 2 था और ये दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 90, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? तो 2015। इसका जो बी है यही सही आंसर है, 2015 में। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए NITI, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो 1 जनवरी 2015 को यही योजना आयोग को बदल करके इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया और इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्या 91 जो कि 2018 का पहला क्वेश्चन है, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही आंसर है, बेगम हजरत महल। इसमें जो ऑप्शन बी में दिया है रानी लक्ष्मीबाई, अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। और सी है ऑप्शन में रानी अवंतीबाई, तो इन्होंने मध्य प्रदेश के रामगढ़ से नेतृत्व किया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 92, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे? ऑप्शन ए है कानपुर से, बी है जगदीशपुर से, सी है रामपुर से और डी है दिल्ली से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है जगदीशपुर से। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले ही पढ़ा था हम लोग। और देखिए ऑप्शन ए में है कानपुर, तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब और तात्या टोपी ने किया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 93, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो मैंने बताया था जब आर्य समाज आया था ना, तो मैंने इसको आपको बताया था 1875। इसका जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 94, सत्यार्थ प्रकाश रचना है? ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस की, बी है राजा राम मोहन राय की, सी है स्वामी विवेकानंद की और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो 94 का आंसर डी है, यही सही आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की रचना है। और ये सत्यार्थ प्रकाश न आर्य समाज का ये प्रमुख ग्रंथ भी है और ये हिंदी में लिखा गया है। इसमें राजा राम मोहन राय बी में दिया है ना, इसमें इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और सी है स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद, इनसे आप याद रखिएगा, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद और जो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और रामकृष्ण परमहंस थे, वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 95। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1930 में। इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और साइमन कमीशन आया था 1928 में, और उसने बहुत विरोध हुआ था, उसके बाद भी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1930 में। और यही साइमन कमीशन के समय जब हुए विरोध के समय लाठी चार्ज के समय जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 96। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा मिशन था। किसका मिशन था? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल का, बी है गोपाल कृष्ण गोखले का, सी है लाला लाजपत राय का, और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय का। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप इसके साथ ही में याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। और ऑप्शन ए में है बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र इनको भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है। और लाल बाल पाल में से वो पाल जो था ना, पाल इनके लिए आता है, बिपिन चंद्र पाल। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न के 97 देश बंधु कहे जाते थे। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर है, चित्तरंजन दास। इनको सी.आर. दास के भी नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं सी.आर. दास लिखा रहता है। इसके बाद बी है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इनको महामना कहा जाता था, और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना इन्होंने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। और डी है मोतीलाल नेहरू, ये प्रसिद्ध वकील थे और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट दिया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 98 भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है गोविंद बल्लभ पंत, और सी है सी राजगोपालाचारी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ये सब पॉइंट आप इनके बारे में याद रखिएगा। ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि यानी कानून मंत्री थे, और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे BR अम्बेडकर। और डी है सी राजगोपालाचारी, तो इनके साथ आप ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो वो भी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय थे, ये इंडियन पहले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारतीय बने थे, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 99 है किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, जलवायु कहते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 100 सुनामी घटना घटित हुई। तो सुनामी जो घटना है 2004 में घटित हुई थी। इसके जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर है। 2004 में हिंद महासागर में बहुत बड़ा भूकंप आया था, वही उसी भूकंप के कारण सुनामी आई, जिसमें इंदिरा पॉइंट जो भारत का पॉइंट था, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो पूरा तरह से जल से डूब गया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 101 बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है बताइए। ऑप्शन ए है सीसा का, बी है तांबा का, सी है जस्ता का, और डी है एल्युमिनियम का। तो इसका जो ऑप्शन डी है एल्युमिनियम का यही सही आंसर है। अयस्क उसे कहते हैं जो अशुद्ध रूप होता है, उससे शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर है, एल्युमिनियम का। इसमें बी में है कॉपर। कॉपर का जो अयस्क का नाम है आप याद रखिएगा, कॉपर पाइराइट, ये पूछ सकता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 102 कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए है सोना, बी है कोयला, सी है लोहा, और डी है तांबा। तो 102 का ऑप्शन ए सही आंसर है, सोना। और ये कोलार की खान कहाँ पे है, ये स्थित है कर्नाटका में, यानी कोलार गोल्ड फील्ड KGF कर्नाटका राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध सोने की खान रही है। अरे KGF मूवी देखे हैं आप, KGF में इसको तो शो किया गया है, KGF यहाँ शूटिंग हुई थी इसकी। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 103 सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, और डी है बिहार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या है, और
ये उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि यहाँ चीनी का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है पूरे इंडिया में और सबसे ज़्यादा चीनी मिलें भी हैं। और कभी कभी उत्पादन में महाराष्ट्र आगे चला जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया है महाराष्ट्र, ये कभी कभी उत्पादन में आगे चला जाता है यूपी से, कभी यूपी रहता है, इन दोनों में हमेशा बदलता रहता है। लेकिन चीनी मिलों की संख्या है ना, ये तो उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 104। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, यानी उसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, बी है जिनेवा में, सी है न्यूयॉर्क में और डी है रोम में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना हुई है और वहीं पे उसका प्रधान कार्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945। इतना याद रखिएगा। बी में है जिनेवा WHO का प्रधान कार्यालय यहाँ पे स्थित है। और WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और डी है रोम, तो रोम में FAO का मुख्यालय स्थित है, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 105। हथकरघा उद्योग में, यानी हथकरघा उद्योग क्या है? ऑप्शन ए है कुटीर उद्योग है, कि बी है रसायन उद्योग है, कि सी है आधारभूत उद्योग, कि डी है लघु उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का अर्थ होता है कि जो छोटा स्तर पे होता है, बहुत छोटे स्तर पे, जैसे कि जो हथकरघा होता है ना, जो हैंडलूम, जिससे घर पे कपड़े बनाए जाते हैं चरखा के द्वारा, तो ये एक फैमिली के लोग मिल करके, एक फैमिली वाले इसको चला सकते हैं बहुत छोटे स्तर पे, तो ये कुटीर उद्योग है। और सी है आधारभूत मतलब भारी उद्योग, ये बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, लोहे के फैक्ट्री और जो स्टील प्लांट जो वगैरह ना, तो ये बड़े बड़े जो होते हैं ये उद्योग, ये आधारभूत उद्योग यानी बड़े, इसको बृहद उद्योग या भारी उद्योग भी कहते हैं। और डी है लघु उद्योग। लघु मतलब मिडिल वाला जो उद्योग होता है, जैसे साबुन की फैक्ट्री है, अगरबत्ती है, जो बनाया जाता है ना छोटे छोटे, जो ये बहुत कुटीर उद्योग से बड़े होते हैं और जो भारी उद्योग से छोटे होते हैं, यानी आधारभूत से छोटे होते हैं, बीच में ही होते हैं, ये लघु उद्योग है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 106, जो कि 2017 का पहला क्वेश्चन है। किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857। इसका जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और क्यों दी गई थी? क्योंकि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में जो चर्बी का विरोध करने वाले कारतूस का वो यूज नहीं किए और 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दिया था। तो इन्हीं के वजह से उसी अपराध में इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। इसका जो ऑप्शन बी है यही सही आंसर है। अगर जो एग्जैक्ट पूछेगा ना तो 8 अगस्त याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी ने इसी समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा दिया था। यानी हमेशा से महात्मा गांधी ने अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन लास्ट में जाके वो भी कहे या तो जीत जाओ, कर जाओ, या तो फिर मर जाओ, यानी वो भी इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के और करो या मरो का नारा दिए थे। तो अति हो जाता है ना, तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो जो हमेशा से अहिंसा का पाठ पढ़ाया वो भी ये नारा दे दिया करो या मरो का। इसमें जो ऑप्शन ए दिया है 1946, तो इस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था, याद रखिएगा, ये तो पूछा हुआ प्रश्न है। कैबिनेट मिशन कब आया था? पढ़े थे हम लोग 1946 में। सी ऑप्शन में है 1930। इस समय ना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और डी है 1932। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 108। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? इसका ऑप्शन ए में दिया है दांडी, बी है खेड़ा, सी है बारदोली और डी है चंपारण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है चंपारण। चंपारण में अफ्रीका से लौटने के बाद, अफ्रीका से वो लौटे थे 1915 में, और गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए ना ये अपना पहला सफल सत्याग्रह किए थे, और जो उस समय कर बहुत ज़्यादा था तो उसको कम करवा दिए थे। तो ये पहला सत्याग्रह था। और ऑप्शन ए में दिया है दांडी। तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी
कहते हैं, और उन्होंने जाके खुद ही नमक बनाया था, और जो कानून का, जो अंग्रेज़ों का बनाया गया कानून था नमक का, वो तोड़ा था। तो ये दांडी मार्च 1930। और बी है खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में गुजरात के किसानों के लिए किया गया आंदोलन था ये खेड़ा। और सी है बारदोली। तो बारदोली 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ किसान आंदोलन था, उसको बारदोली सत्याग्रह कहते हैं। ये सब आप याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 109, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन, और सी है असहयोग आंदोलन, और डी है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग इसका पूरा नाम है। तो 109 का ऑप्शन डी सही आंसर है, होम रूल लीग आंदोलन। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो प्रमुख सदस्य एनी बेसेंट थी, जिन्होंने होम रूल लीग का स्थापना किया था 1916 में। होम रूल लीग याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और एनी बेसेंट ने किया था। अदर ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन ए में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह पूर्ण स्वराज की मांग के लिए 1930 में शुरू हुआ था। और बी है बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल में जब विभाजन हो गया तो उसके विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। और सी है असहयोग आंदोलन। 1920 में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 110, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है आयन मंडल, और डी है ओजोन मंडल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल। अब क्यों होता है देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो पहला जो मंडल होता है, मैं फिर बनाता हूँ, ये पहला जो मंडल होता है ये क्षोभ मंडल होता है, लगभग 18 किलोमीटर तक होता है। फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है आयन मंडल। यानी जो पहला जो मंडल है ये क्षोभ मंडल का होता है पृथ्वी के चारों तरफ, और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जितने भी हवा होता है, ये लगभग 75% जो वायुमंडल का होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण यही क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। अब हवा को गुरुत्वाकर्षण नहीं खींच सकता ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो जितने भी वायुमंडल होता है, वायु होता है, उसमें छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, छोटे छोटे। तो धूल के कण जो वो तो आकर्षित होते हैं ना पृथ्वी से, भले ही छोटे होते हैं, जितना ही लगता है उस पर आकर्षण बल, लेकिन लगता ज़रूर है। और वो पूरे वायु में ही है, पूरा बटा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो वो पूरा जो वायुमंडल है, वायु भी उसके साथ बंधा रहता है पृथ्वी के साथ। तो सबसे ज़्यादा भार भी तो वही होगा, इसी पे पड़ेगा ना, क्षोभ मंडल पे। तो इसीलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है सही है, क्षोभ मंडल। समझ गए आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसीलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 111, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है संवहनी, बी है मानसूनी, सी है चक्रवाती, और डी है पर्वतीय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है चक्रवाती। ये जो सर्दियों में जो उत्तरी भारत में वर्षा होती है, उत्तरी भारत यही तो है उत्तर दिशा में, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है ये चक्रवाती वर्षा होती है। ये भूमध्य सागर से, ये जो पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, जो भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात के कारण होता है। और ये जो गेहूं की फसल होती है ना पूरे उत्तर भारत में, उसके लिए बहुत लाभदायक होती है। इसके बाद ऑप्शन ए है संवहनी वर्षा। अब संवहनी वर्षा किसे कहते हैं आप बताइए? यह वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अधिक गर्मी के कारण, जो बीच में जो सेंटर में होता है ना, वहाँ जब गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो वेपराइजेशन की वजह से जो जल होता है वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, ऊपर जाके जब ठंडा होता है तो वही वर्षा कराता है। तो ये संवहनी वर्षा हो गया। बी है मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा ये मुख्य रूप से जून से सितंबर के बीच में, जो यहाँ से मानसून इंटर करता है ना 1 जून को केरल में, अब यहाँ से जाते हुए जब पूरे उत्तर भारत में जाता है, तो ये जो वर्षा होता है इसको कहते हैं मानसूनी वर्षा। चक्रवाती वर्षा ये पढ़ ही लिया हम लोग, शीत ऋतु में होता है। और डी है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा उसे कहते हैं जब पहाड़ों से जो हवा टकराती है ना, तो वो ऊपर उठती है और ऊपर होकर ठंडा होती है तो वर्षा कराती है। जैसे पूरा ये पहाड़ है, ये उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में पूरे पहाड़ है ना इंडिया के, तो जब इधर से हवाएं चलती हैं तो ये जाके टकराती हैं पहाड़ों से, और जब पहाड़ों से टकराती हैं तो ये हवाएं ऊपर जाती हैं, ऊपर जाएंगी तो ठंडा होगा ही, जब ठंडा होगा तो वो एक दूसरे के संपर्क में आकर के, और वो जब जो वेपर होता है, वाष्प होता है, वो जब संपर्क में आती हैं तो बूंदें बन जाती हैं, बूंदें बन के नीचे गिरती हैं, तो उसी को ये पर्वतीय वर्षा कहते हैं। समझ गए ना आप? इसके बाद से हम लोग प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? ऑप्शन ए है गोकुल बैराज परियोजना, बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, और सी है लौकुश गंगा बैराज परियोजना, और डी है आगरा बैराज परियोजना। इसका जो सही आंसर है बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। ये है ना सिंचाई से जुड़ा हुआ है, नहर है ना, नहर से ही पहचान लीजिए आप कि
ये मुख्य रूप से जो है सिंचाई के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। और बाकी जो तीनों ऑप्शंस में है ना, तो ये है पेयजल परियोजना। अब जैसे कि ऑप्शन ए में है गोकुल बैराज परियोजना, नाम है ना गोकुल, गोकुल से ही आप पता कर सकते हैं ये किस शहर के लिए बात की गई। मथुरा और वृंदावन के लिए पेयजल की योजना है ये गोकुल बैराज परियोजना। और सी है लवकुश गंगा बैराज परियोजना, तो लवकुश यानी ये कानपुर नगर की पेयजल आपूर्ति इससे होता है। और डी है आगरा बैराज, तो आगरा नाम से ही ये आगरा के लिए जल की आपूर्ति इससे होती है, आगरा बैराज परियोजना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 113। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। दिया सलाई का मतलब माचिस उद्योग, माचिस जहाँ बनाया जाता है। ऑप्शन ए है सहारनपुर, बी है मुरादाबाद, सी है मिर्ज़ापुर और डी है बरेली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है बरेली। बरेली में जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र है ये माचिस बनाने का, यानी दिया सलाई बनाने का, और बहुत पुराने समय से यहाँ पे दिया सलाई बनाया जाता है। ऑप्शन ए है सहारनपुर। अब यह कागज़ और लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। और बी है मुरादाबाद। मुरादाबाद ये इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं पीतल की। और सी है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर को ये कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे कारपेट बनाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 114। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। देखिए लोकगीत ना एक क्षेत्र विशेष में गाया जाता है, हर जगह नहीं गाते हैं, उसी को लोकगीत कहते हैं। इसके बाद इसका ऑप्शन ए है बिरहा, बी है धमार, सी है ठप्पा और डी है हादिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है बिरहा। बिरहा भी जो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पूर्वांचल में गाया जाता है, और ये अक्सर न यादव समुदाय के द्वारा कथात्मक शैली में गाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं किसी जाति को कोट नहीं कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया है कि बिरहा जो मुख्य रूप से पूर्वांचल में यादव समुदाय द्वारा कहा जाता है, और ये कथात्मक शैली में, जैसे कि गा गा के एक कहानी भी कंप्लीट होता रहता है उनके गाने में, और वो कहते भी रहते और गाते भी रहते हैं। एक डफली टाइप इतना बड़ा एक छोटा सा होता है, कैसे बनाऊँ मैं, ये ऐसा होता है, एक तरफ खुला रहता है इधर, और ये चमड़े का रहता है, इसी को बजाते हैं, घुंघरू भी यहाँ पे लगे रहते हैं, ये बजते भी हैं, और ये चमड़े का लगा, इस पर हाथ से हथेली से बजाते हैं और कहानी के जैसे गाते जाते हैं, उसी को ये बिरहा कहते हैं। और ऑप्शन बी में देखिए धमार दिया हुआ है, यह शास्त्रीय संगीत की एक शैली है जो होली के समय मुख्य रूप से गाया जाता है। और सी है ठप्पा। ठप्पा यह मुख्य रूप से पंजाब की लोक गायन शैली है। और डी है हादिया। हादिया से कोई संबंध नहीं है यूपी का, तो इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 115। 2001 से 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही है, यानी 2001 से 11 के बीच में कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है 10 सालों में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है 20.09%। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 116। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है। इसका ऑप्शन ए है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, बी है भारतीय उद्योग का अल्प विकास, और सी है देश की विशाल जनसंख्या, और डी है औद्योगिक रुग्णता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है देश की विशाल जनसंख्या। वैसे ये तो सब अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण है, लेकिन इसमें सर्वप्रमुख पूछा है ना, सबसे प्रमुख कौन सा है, तो यही है देश की विशाल जनसंख्या। और जनसंख्या कम होती तो यही संसाधन पूरे तरह से पूरे सबको आ जाते और सब लोग सही से रहते और उतना पिछड़ा नहीं होता भारत अभी। तो बाकी ऑप्शन देखिए, कृषि पर निर्भरता, बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की ना कृषि पर निर्भर होती है। जब भी कोई सूखा पड़ता है, बाढ़ आता है, या फिर अधिक वर्षा, या फिर वर्षा होती ही नहीं है, तो फसल खराब हो जाते हैं, सारा फसल खराब हो जाती है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान होता है। बी है भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, यानी और उद्योग ज़्यादा नहीं हैं धंधे, जिससे कि रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ये भी एक कारण है। और डी देखिए, रुग्णता का मतलब क्या होता है, औद्योगिक रुग्णता है। रुग्णता का मतलब है उद्योग में जो घाटा होता है ना, किसी भी उद्योग कंपनियों को जब घाटा होता है, जब उसको खुद घाटा होगा तो अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, उसमें काम करने वाले जो भी हैं लोग हैं, उनको कहाँ से वो फ़ायदा पहुंचा सकता है और कहाँ से वो पैसे देंगे ज़्यादा। तो ये भी एक कारण है, लेकिन इसमें से सबसे प्रमुख कारण जो है देश की विशाल जनसंख्या है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 117। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 बी में दिया है ना, तो यही सही आंसर होगा। और ये ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति के लिए इसकी स्थापना की गई, कि शांति बना रहे, अब दोबारा कोई विश्व युद्ध ना हो। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 118। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। तो इसका जो ऑप्शन में दिया है देखिए, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, इसको आप याद रखेंगे। यानी प्राण यानी जीने का अधिकार है हर किसी को, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। इसके बाद प्रश्न संख्या 119, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। ऑप्शन ए है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कंप्लीट नाम है इसका, और इसकी जो ऊंचाई होती है 8,848 मीटर। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। और बी ऑप्शन में दिया है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है, और सिक्किम की ये ऊंची चोटी है, इंडिया की नहीं, सिक्किम की। और जो सी है गाडविन आस्टीन, यानी केटू, जिसको भी केटू गाडविन भी कहते हैं, तो ये जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। और डी है नंदा देवी। नंदा ये पूरी तरह से इंडिया में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 120, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? जब नहीं पूछेगा ना, तो जो भिन्न होगा ऑप्शन में से वही सही आंसर होगा। ऑप्शन ए है पर्वतों की स्थिति, बी है भूमध्य रेखा से दूरी, और सी है खनिज संपदा, और डी है प्राकृतिक वनस्पति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है खनिज संपदा। जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो खनिज संपदा जो पृथ्वी के अंदर रहता है, ये क्या प्रभावित करेगा? इससे तो कोई बहस ही नहीं है। जलवायु से देखिए कैसे प्रभावित करता है अदर ऑप्शंस। ऑप्शन ए है पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति, ये पर्वतें जो हवाओं को रोक करके वर्षा कराने में मदद करती हैं। जैसे कि उत्तर पूर्व में पर्वत है, इधर से हवाएं जाती हैं, इस पर टकरा करके ऊपर जाती हैं, ठंडी होकर के बारिश कराती हैं, तो यहाँ पे मानसूनी जलवायु होती है, तो ये प्रभावित कर रही हैं, तो ये प्रभावित करेंगी। बी है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा जो होता है सेंटर में होता है, यहाँ पे सूर्य की किरण सीधी चमकती हैं, तो यहाँ पे आसपास में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ, तो वहाँ पे जो तापमान कम होने लगता है, तो ये भी प्रभावित कर रहा है भूमध्य रेखा से दूरी। और डी है प्राकृतिक वनस्पतियाँ। जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये नमी बनाए रखने में और तापमान को कम संतुलित करने में मदद करते हैं। तो जब ये इतना कर रहे हैं, तो ये भी जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, चेंज कर सकते हैं जलवायु को, प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी। लेकिन खनिज संपदा नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये पृथ्वी के अंदर होता है, इसलिए यही सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 121, जो कि 2016 का पहला क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है। ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती की, बी है रामकृष्ण परमहंस की, और सी है स्वामी विवेकानंद की, और डी है राजा राम मोहन राय की। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक भी थे, ये भी याद रख लीजिएगा साथ में। और जो आर्य समाज के जो सबसे प्रमुख पुस्तक जो होती है ना, वही है सत्यार्थ प्रकाश होती है, हिंदी भाषा में लिखी गई है। और बी है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण जो परमहंस थे, विवेकानंद के गुरु थे। और सी है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद, इनकी रचनाओं में राजयोग और कर्मयोग शामिल होता है। और डी है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने इन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 122, नाना साहब दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, सगा नहीं। तो ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है ना ये। तो इसका जो ऑप्शन ए है बाजीराव, यही सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी में दिया है झांसी की रानी। झांसी की रानी जो थी, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और ये इनका बचपन कानपुर में बीता था। इनकी शादी हुई थी झांसी में, वहीं इन्होंने शासन किया था। और इनकी मृत्यु हुई थी, यानी ये वीरगति को प्राप्त हुई थी ग्वालियर में, वहीं इनकी समाधि भी स्थित है। और सी है तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे नाना साहब के सेनापति थे और उनके मित्र भी थे। और डी है शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और ये मराठों का संस्थापक थे, यानी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 123, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ऑप्शन ए है बैरकपुर, बी है अवध, सी है बिठूर, और डी है जगदीशपुर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है जगदीशपुर। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने आपको डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। ए है बैरकपुर, देखिए ऑप्शन ए में दिया है बैरकपुर। तो बैरकपुर यह बंगाल में स्थित है, यहाँ से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। और बी है अवध। अवध यानी लखनऊ, यहाँ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। सी है बिठूर। बिठूर यह कानपुर के पास ही स्थित है, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय और नाना साहब का निवास स्थान था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 124, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को इन्होंने अस्थाई सदस्य चुने गए और 9 दिसंबर को 2 दिन अस्थाई सदस्य रहे। 11 दिसंबर 1946 को ये अस्थाई सदस्य के रूप में चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 9 दिसंबर 1946 को ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इनको चुना गया। केवल 2 दिन ये अस्थाई सदस्य रहे। और ऑप्शन सी में भीमराव अम्बेडकर, तो इनको कहा जाता है संविधान के निर्माता, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद है डी तो इनमें से कुछ है ही नहीं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 125, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। तो यहाँ हिंदी में कुछ और दिया है, इंग्लिश में कुछ और, लेकिन हमेशा इंग्लिश वाला ही सही होगा। जब भी आता है ना तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ना, तो HRA है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, यानी H सोशलिस्ट S और स्वाधीनता से रिपब्लिकन यानी R और A संगठन एसोसिएशन। तो HSRA इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन है इसका, और हिंदुस्तान इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। तो इंग्लिश वाला ही सही होता है, HRA ही पूछा है यहाँ पे। तो HRA पूछा है कि इसका गठन किसने किया था। तो ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, और सी है भगत सिंह द्वारा, और डी है राजगुरु द्वारा, यानी इसका गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। और इन्होंने 3 लोगों ने मिल करके HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। और उनके नाम आपको मैंने बताया ही था पहले कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी थे। तो इन 3 लोगों ने मिलकर HRA का गठन किया था। तो इतना आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे HRA के सदस्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने 1928 में HSRA का पुनर्गठन किया, यानी जो इसी में HRA में S जोड़ दिया, सोशलिस्ट जोड़ दिया, जो सामाजिक जो हिंदी में दिया हुआ है हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन। जब पूछेगा ना तो चंद्रशेखर आज़ाद सही होगा। और सी में ऑप्शन में दिया है भगत सिंह। तो भगत सिंह HSRS के सदस्य थे, उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। और डी है राजगुरु। तो राजगुरु ये क्रांतिकारी आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे, और भगत सिंह और सुखदेव के साथ इनकी भी फांसी हो गई थी। इसके बाद है प्रश्न के 126, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी है राजगुरु, और डी है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है सचिंद्र नाथ सान्याल। और ये बंदी जीवन पुस्तक है ना, ये आत्मकथा है, एक आत्मकथा है ये। और ऑप्शन ए है भगत सिंह। तो भगत सिंह के द्वारा एक लेख मैंने बताया था आपको, वाई आई एम एन अथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो इन्होंने लिखा था भगत सिंह, ये पूछता है। इसके बाद है प्रश्न के 127, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था, यानी जो पांडिचेरी था किसके कब्जे में था। ऑप्शन ए है पुर्तगाल के, बी है इंग्लैंड की महारानी के, और सी है फ्रांस के, और डी है ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है फ्रांस के। फ्रांस के कब्जे में था। और ये इन्होंने इसको कब आज़ाद किया, कब छोड़ के गए थे पता है आपको? इसे 1954 में इसको इंडिया को ये पांडिचेरी को फ्रांस ने रिहा किया। और ये है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल के कब्जे में देखिए क्या था, गोवा था, दमन और दीव पुर्तगालियों के कब्जे में था, और ये 1961 में छोड़ के गए थे इसको, भारत को। आज़ादी के देखिए कितने साल बाद तक उन्हीं का कब्जा रहा। और बी है इंग्लैंड की महारानी, यानी अंग्रेजों के कब्जे में तो भारत का अधिकांश हिस्सा था। और डी है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1858 में ही ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद से वो शासन ना चला गया था सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो इसका तो कोई रोल नहीं है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 128, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? निम्नलिखित राज्यों में सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? देखिए ऑप्शन ए है गुजरात, बी है हरियाणा, और सी है राजस्थान, और डी है बिहार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है हरियाणा। हरियाणा में ना बहुत कम वन है, और सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ भूमि है हरियाणा और पंजाब में ही है। और देखिए ऑप्शन ए में है गुजरात। तो गुजरात में तो है कुछ का वन है, लेकिन सबसे कम तो नहीं है, तो हरियाणा में है सबसे कम। और यहाँ से गुजरात से आप गिर वन याद रखिएगा, गिर वन यहाँ पे गुजरात में है। राजस्थान में तो मरुस्थल है, और बिहार में भी वन है, लेकिन हरियाणा की अपेक्षा में तो ज़्यादा ही है। तो यही आंसर सही होगा बी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 129, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला वन है। ऑप्शन ए है आर्द्र मानसूनी वन, बी है उष्णराद सदाबहार वन, और सी है उष्णराद पतझड़ वन, डी है दलदली वन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है उष्णराद पतझड़ वन।
उषणार्ध जो पतझड़ वन होते हैं इसी को मानसूनी वन कहते हैं, और ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ से 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और ये भारत के यानी देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये पाया जाता है अपेक्षाकृत अदर वनों के, जो दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ है आर्द्र मानसूनी वन। ये पतझड़ वनों का ही एक प्रकार होता है, और पतझड़ वन का मतलब जो साल में एक बार पत्ते गिरा देते हैं, लेकिन ये वहाँ पाया जाता है ना जहाँ पे सब ज़्यादा वर्षा होती है। तो लेकिन इसका क्षेत्रफल जो है अपेक्षाकृत कम है इसका। तो ये हो गया। और बी है उषराज सदाबहार वन। ये जो होते हैं उषराज सदाबहार वन, ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ वर्षा होती है। जैसे कि भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे अरुणाचल असम में होता है ना, ये वर्षा ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के जो वन होते हैं वो उषराज सदाबहार होते हैं, और पश्चिमी घाट के भी वहाँ भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और डी है दलदली वन। दलदली वन को मैग्रोव वन भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों और डेल्टा जहाँ पे दलदल क्षेत्र पाया जाता है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा है ना पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पे ये दलदली वन पाए जाते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 130। मौसम कैसे बनता है? तो इसका ऑप्शन है ए है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, बी है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, सी है उदग्र से 23.5 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, और डी है क्षैतिज से 66.5 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। अब इससे समझिए आप थोड़ा सा कि मौसम कैसे बनता है, परिक्रमण किसे कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है जिसे परिक्रमण कहते हैं, और पृथ्वी का अपने धुरी पे अपने सेंटर पे ही ऐसे गोल गोल घूमना, ये पूरे पृथ्वी को, इसको कहते हैं घूर्णन कहते हैं। इससे दिन रात बनता है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इससे मौसम नहीं बनता है। और जो चारों ओर जब चक्कर लगाती है ना, तो जैसे कि पृथ्वी अपने धुरी पर कुछ झुकाव है और परिक्रमण भी साथ साथ लगा रही है, इसी की वजह से सूर्य की किरणें जो है अलग अलग समय पर अलग अलग पृथ्वी के हिस्से पर पड़ती हैं, जैसे मौसम बनता है, मौसम परिवर्तन भी होता है। तो यही रीजन सबसे सॉलिड रीजन है और सही रीजन है। बाकी सी जो है उदग्र से 23.5 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, ये तो है उसमें हेल्प करता है, लेकिन केवल इसी से मौसम नहीं बनेगा, सूर्य का चक्कर लगाना जरूरी है पृथ्वी का। तो ये अधूरा आंसर है, ये आंसर नहीं होगा। और डी है 36 से 66 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, तो ये भी अधूरा ही है, इसमें कंप्लीट नहीं है। जो पहला है पृथ्वी का जब परिक्रमण करेगा तो एक तो झुका हुआ ही है, जब साथ साथ उसके घूमेगा चारों तरफ, तो अलग अलग हिस्सों पे सूर्य की किरणें अलग अलग तरीके से पड़ेंगी, तो अलग अलग टेम्परेचर देंगी, तो उस हिसाब से वहाँ का ताप बदलेगा, तो मौसम ही बदलता है उसी से, टेम्परेचर से। तो यही सही आंसर होगा ए। इसके बाद है प्रश्न का 131। आर्कटिक विलो है। ऑप्शन ए है पर्वत का नाम, बी है वन का नाम, सी है बांध का नाम, और डी है झाड़ी का नाम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है झाड़ी का नाम। तो जो ये आर्कटिक विलो है, ये एक झाड़ी का नाम है। ये बहुत कठोर और बहुत छोटी होती हैं, और ये काफ़ी विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहती हैं, वहाँ पे उगते हैं। जैसे कि आर्कटिक जो क्षेत्र होता है ना, जहाँ काफ़ी बर्फ़ी होते हैं, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो एक झाड़ी का नाम है, बस याद कर लीजिए, आर्कटिक विलो झाड़ी का नाम है। वैसे ही है प्रश्न संख्या 132। सीसी नाम है, किसका नाम है? एक प्रकार के मच्छर का, बी है एक प्रकार की मछली का, सी है एक प्रकार की मक्खी का, और डी है एक प्रकार की कुत्ते का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, एक प्रकार की मक्खी का नाम है सीसी। और ये जो सीसी जो मक्खी होती है ना, ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, और नींद की बीमारी फैलाती हैं। जब जिसको के ऊपर बैठ जाएंगी, अपने वायरस छोड़ देंगी, तो वो नींद की बीमारी उसको हो जाएगी, उसको नींद ही नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ी मक्खियाँ होती हैं, साइज़ में बहुत बड़ी होती है, बहुत खतरनाक होती हैं। इसके बाद है प्रश्न 133। मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। ऑप्शन ए है मदार के पत्तों से, बी है भांग के पत्तों से, सी है नीम के वृक्ष की छाल से, या डी है सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है सिनकोना वृक्ष की छाल से। इसका ऑप्शन ए दिया है मदार की पत्तों से। मदार की पत्तों से कई सारी औषधियाँ बनती हैं, लेकिन इसमें तो इसका यूज नहीं होता है। बी है भांग के पत्तों से। भांग के पत्ते एक काफ़ी नशीली पदार्थ है, लेकिन इसमें इसको दर्द निवारक के लिए यूज किया जाता है। और सी है नीम के वृक्ष की छाल से, इसका यूज नहीं होता है इसमें, लेकिन ये एंटीबैक्टीरियल होता है। इसको उबाल करके इसके नीम के पत्तों को और घाव को धोया जाता है, तो उससे वो बैक्टीरिया से मर जाते हैं और जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें मलेरिया से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका जो सही आंसर यही है, डी है सिनकोना वृक्ष की छाल से। इसके बाद है प्रश्न संख्या 134। पंचशील सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, बी है अनाक्रमण, सी है अहस्तक्षेप, और डी है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक
कार्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। ये देखिए, ये जो पंचशील जो सिद्धांत था ना, ये एक तरह से समझौता था। भारत और चीन के बीच में एक संधि हुई थी 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को हुई थी ये संधि, और ये 8 सालों के लिए हुई थी। 8 साल के लिए हुआ था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि भारत और चीन एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेगा। बी में दिया है ना अनाक्रमण, अहस्तक्षेप यानी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ए में दिया है प्रादेशिक अखंडता यानी एक दूसरे के बाउंड्री को टच नहीं करेंगे। और पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करते हुए जियो और जीने दो के जो होता है सिद्धांत, उस पर काम करेंगे और साथ साथ मिलकर काम करेंगे। 8 सालों के लिए ये संधि हुई थी 29 अप्रैल और 1954 को। और जैसे ही ये संधि कंप्लीट हुई, 8 साल 1962 में कंप्लीट हो रहा है ना, जैसे ही अप्रैल में कंप्लीट हुआ ये संधि, और इसके ठीक 5 महीने बाद ही चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया। तो चीन ने आक्रमण किया था 20 अक्टूबर 1962 को। वो वेट कर रहा था इस संधि का कि इस संधि के जैसे ख़त्म हुई हम आक्रमण करेंगे, तो भारत पे आक्रमण कर दिया। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, तो यही है, याद रखिएगा, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। ये सिद्धांत पे काम करता है लिव एंड लेट लिव यानी जियो और जीने दो। तो 8 साल तक संधि चला, वेट किया, 8 साल कंप्लीट हुआ, आक्रमण कर दिया। इसके बाद है अगला प्रश्न 135। राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी। ऑप्शन ए है उद्देश्यों की, बी है सैन्य संबंधी, और सी है अनेक संधि सम्मेलनों की, और डी है सदस्यता की। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है सैन्य संबंधी। अब ये समझ रहे हैं आप कि राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी क्या मतलब है? अब ये किस आधार पर अलग है एक दूसरे से? जैसे कि सैन्य संगठन है लीग ऑफ नेशंस के पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती है कि जिससे कि वो युद्ध को रोक सके, लेकिन इसके ठीक विपरीत जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है, जो संयुक्त संघ, इसके पास जितने भी सदस्य देश हैं उनके सहयोग से एक शांति सेना और सैन्य कार्रवाई करने की शक्ति है, जो कि राष्ट्र संघ से भी डिफरेंट है ना। इसके पास शक्ति है, सैन्य शक्ति है, और इसके पास नहीं है। तो यही है, पूछा है अंतर पूछा है ना, तो सैन्य संबंधी इसमें अंतर है ना, तो यही सही आंसर है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों ने 9 साल का 135 क्वेश्चन पढ़ा ना, तो 9 साल के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 गुणे 9, 15 9 135 होता है। 9 साल के बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट पढ़ लिया। इसके अगले में हम लोग अति लघुत्री को पढ़ेंगे। अगर इतना आप कर लेते हैं, जितना डिटेल में मैंने बताया है सारे ऑप्शंस को और उन अदर ऑप्शंस के बारे में जो डिटेल बताया है, उतना और जो आप कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जो भी क्वेश्चन आएंगे अलग जो आएंगे उसी में से आएंगे। 1-2 करंट का पूछता है, जैसे वित्त मंत्री कौन है, तो ये सब थोड़ा सा करंट देख लीजिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन पीछे से आएंगे सब इसमें से मिल जाएंगे। और इसका PDF ना आप इस QR कोड करके इसको स्कैन करके इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आप मिल जाएगा। इसका नहीं, आप सभी सेमेस्टर का 1 से लेकर और 4 सेमेस्टर जितने भी होते हैं, अलग अलग सेमेस्टर का कलरफुल PDF ऐसे ही आप स्कैन करके और इस नंबर पे मैसेज करने से आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो सच में आपको पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अति लघुत्री में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।